पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास उन्होंने छोड़ दिया है और आपको बता दें इसी के साथ 20 साल बाद खाली हुआ है राबड़ी देवी का आवास। लालू परिवार कौटिल्य नगर स्थित नए आवास में शिफ्ट हुआ है। लंबे समय बाद लालू परिवार का ठिकाना बदला है। कौटिल्य नगर में लालू परिवार अब रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। 20 साल बाद राबड़ी आवास खाली हुआ। लालू परिवार कौटिल्य नगर स्थित नए आवास में शिफ्ट हुआ है और आपको बता दें कि लंबे समय के बाद लालू परिवार का ठिकाना बदला है। कौटिल्य नगर में लालू परिवार अब रहेगा। राबड़ी देवी लंबे समय तक इस 10 सर्कुलर रोड आवास में रही और आज अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने आवास को खाली कर दिया है। हालांकि अभी भवन निर्माण विभाग को यह आवास हैंडओवर नहीं किया गया है। कुछ सामान और गाड़ियां अंदर में मौजूद हैं, लेकिन लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ इस बंगले से निकल गए हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और पूरा परिवार का कोई सदस्य अब इस बंगले में मौजूद नहीं है। कौटिल्य नगर स्थित आवास में सभी लोग शिफ्ट हो गए हैं। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि राबड़ी देवी कब इस आवास को खाली करेंगे, क्योंकि सरकार ने 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला को राबड़ी देवी के नाम पर अलॉट कर दिया था और लगभग 2025 नवंबर में ही वो बंगला उनके नाम पर अलॉट हुआ था। उसके बाद काफी विवाद हुआ, कहासुनी भी हुई, पत्राचार भी दोनों तरफ से हुआ, सरकार और राबड़ी देवी की तरफ से। लेकिन आखिरकार आज यह बंगला जो है खाली कर दिया गया। देखिए बंगले की अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक आध गाड़ियां लगी हैं, कुछ सामान है, वो सामान भी धीरे धीरे शिफ्ट कराया जा रहा है। लेकिन राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ इस वक्त इस बंगले में मौजूद नहीं है। 20 वर्षों से भी अधिक समय तक वो इस बंगले में रही। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राबड़ी देवी सीधे इसी 10 सर्कुलर रोड आवास स्थित बंगले में रह रही थी, अभी तक रह रही थी। लेकिन नवंबर 2025 में जब फिर से एनडीए की सरकार बनती है, उस वक्त राबड़ी देवी को यह बंगला खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया जाता है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें 39 हार्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है और लंबे समय के बाद आज राबड़ी देवी ने इस बंगले को खाली कर दिया। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो राबड़ी देवी 10 सर्कुलर आवास खाली करने के बाद कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास पहुंच गई हैं। माना जा रहा है कि राबड़ी देवी अब यहीं अपने परिवार के साथ रहेंगी। तेज प्रताप यादव अपनी मां से मिलने भी पहुंचे हैं। आवास को खाली करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ कौटिल्य नगर स्थित इस आवास में पहुंची हैं और अब माना जा रहा है कि फिलहाल राबड़ी देवी इसी आवास में रहेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें 39 हार्डिंग रोड बंगला भी अलॉट किया गया है। उस बंगले में कहा जा रहा है कि अभी भी जो निर्माण कार्य संबंधी काम है वो चल रहे हैं और ये देखिए ये बंगला जो निजी घर है एक तरीके से राबड़ी देवी का, वो अब इस आवास में रहेंगे। कौटिल्य नगर स्थित ये आवास है। 10 सर्कुलर रोड जो आवास था उसे आज ही उन्होंने खाली कर दी है, क्योंकि सरकार की तरफ से और भवन निर्माण विभाग की तरफ से लगातार नोटिस भेजा जा रहा था। क्योंकि तेज प्रताप यादव यहाँ पर पहुँचे हैं इस आवास में राबड़ी देवी जी से मिलने के लिए। हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। तेज प्रताप यादव यहाँ पर पहुँचे हैं मिलने के लिए और फिलहाल वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन देखिए यहाँ जो स्थिति है कि इसी आवास में अब राबड़ी देवी, ये जो निजी आवास है यहाँ पर वो रहेंगी। सरकारी बंगले को राबड़ी देवी ने खाली कर दिया है और अब देखिए मिलने के लिए यहाँ पर उनके जो बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप यादव वो पहुँचे हैं। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के कई दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी कि राबड़ी देवी कब बंगला को खाली करेंगी, तो ये आज उन्होंने 10 सर्कुलर रोड बंगला को खाली कर दिया है और अब उनका नया आसियाना कौटिल्य नगर स्थित ये जो आवास है, जो निजी आवास है, वही होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां तिलका मांझी थाना के ठीक सामने बने कार्यालय से बिल्डर बजरंग कुमार का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक वो रात में घर नहीं लौटे थे। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यालय को बाहर से बंद ताला तोड़कर अंदर एंट्री ली, जहां बिल्डर का शव पड़ा मिला।
सिटी एसपी ने बताया कि शव पर कई चोट के निशान हैं और सभी पहलुओं से अब जांच की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा जताया है। दृश्य देखा गया है, लग रहा है किसी धारदार दबिया हुआ किसी से जो है हाथ पे और गले के पास में और चेहरे पे 3 जगह जो है वार किया गया है और फिर उसके बाद ब्लीडिंग से जो है इसकी डेथ हो गई है। और उसमें इनके 3-4 पार्टनर हैं आपस में, इनका जो साथ में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी जो है पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। और साथ में वहाँ पर CCTV हम लोग कैमरा चेक कर रहे हैं। CCTV में भी देखा गया है, शुरुआत में भी जहाँ तक हमारा पहुँचा है कि वो घर के अंदर 3-4 बार आ जा रहे हैं रूम के अंदर जो है। अभी हम उसी जगह पर हैं जहां पर बजरंगी कुमार जो है बिल्डर, उसकी हत्या हुई थी, उसी बिल्डिंग और थाने के पास है। आप देख लीजिए ये तिलका मांझी थाना है और इस थाने के ठीक सामने ये जो है बिल्डिंग, इसी में बजरंगी कुमार जो है अपना कार्यालय चलाते थे और पत्ता का जो है मशीन भी उन्होंने ऑफिस में लगाया हुआ था। नीलकंठ नगर में वो रहते थे, यही उनका मोटरसाइकिल है। देख लीजिए किस प्रकार से सीकर से जो है यहाँ पर ताला लगाया गया है मोटरसाइकिल में और इसी सीढ़ी से ऊपर जो है 2nd फ्लोर पर जो है एक फ्लैट में जो है वो उनका ऑफिस था और उसमें जो है वहीं पर जो है उनका ऑफिस हुआ करता था और जिसमें कल जो है उनकी हत्या की गई है। कल रात की घटना बताई जा रही है कि हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। कमरे को जो है पुलिस ने सील कर दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक जो है वो यहाँ पर जांच करने के लिए आए थे। अब देख सकते हैं कि यही वो कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है और इसी कमरे में जो है बजरंगी की हत्या हुई थी। अभी जो है पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और अब जो है 4 लोगों को जो उनके पार्टनर हैं उनको पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। बड़ा सवाल है कि थाने के सामने इस तरह की घटना होती है और पुलिस जो है उसको पता जो है आज सुबह जब परिजन आते हैं तब बताते हैं। CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि कौन लोग थे उनके साथ में जिनकी पहचान जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो थाने के सामने ही बिल्डर की हत्या की गई है जिससे पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। तिलका मांझी थाना के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल की तस्वीर हमारे सहयोगी आपको अभी दिखा रहे थे। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको जमुई से बताते हैं जहां चंद्रमंडी थाना इलाके में कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीर आप देखें, तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें आप देखें कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और आप देखिए जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश भी की जा रही थी। घायलों को इलाज के लिए चकाई रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार 6 लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। टक्कर के बाद ट्रक का चालक फरार हो गया है और न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है, कैसे हुआ ये बड़ा हादसा? जी, सबसे पहले बता दूं कि जो 4 घायल थे वो घायल है उनको चकाई रेफरल अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया है। और दूसरी ये बात बता दें कि ये एक कार पे, स्विफ्ट कार पे सारे लोग रिश्तेदार और एक ही परिवार के हैं और जो देवघर के पास जो जर्सी में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद ये लोग देवरी गिरिडीह अपने घर लौट रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। माधोपुर सामने से एक बड़ी सी टेलर जो ट्रक होती है, जो मालवाहक ट्रक होती है, उसने सीधी टक्कर मार दी कार में, स्विफ्ट कार में। और घटना स्थल पर ही जो बताया जाता है एक शख्स की मौत हो चुकी थी। फिर बाद में वहां पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने और उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला और एक शख्स की मौत चकाई रेफरल अस्पताल जाते जाते हो गई। और जिनकी मौत हुई है दोनों लोग, वो लोग आपस में साला और बहनोई बताए जा रहे हैं। और फिलहाल जो ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और चालक की खोजबीन की जा रही है। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए केसी कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
और कटिहार से आपको बड़ी खबर बताते हैं। हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट की गई। बंदूक के बल पर 60,000 रुपए लूटे गए हैं। मनिहारी थाना क्षेत्र के ITI के पास ये वारदात हुई है। कलेक्शन कर लौट रहा था एजेंट, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। बौलिया से लौटने के दौरान बदमाशों ने घेरा। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है। DSP ने जल्द ही मामले के खुलासे का आश्वासन दिया है। कलेक्शन करके आ रहे थे तो यहीं पे रोड के समय भी 2 बाइक सवार आया और पैसा छीन के पिस्टल दिखा के बैग ले लिया मेरा। बैग लेके सीधा वो IT कॉलेज के जस्ट सामने वाला गली है, वो गली से गांव से होते हुए अंदर हसबर की तरफ भागा है। कितना पैसा ही हुआ? 60,000 समथिंग है। दृश्य अभी सूचना प्राप्त हुई है तुरंत कि एक फाइनेंस कंपनी के जो स्टाफ होते हैं जो ग्रामीण में वसूलते हैं, कुछ फाइनेंस के रिलेटेड काम करते हैं, उसी की घटना हुई नवाबगंज से ITI कॉलेज के पहले। उन्हें सूचना दिया है कि हमारा 30,000 और 25,000 के लगभग में हमसे छीन लिया 2 व्यक्तियों के द्वारा। पटना के बाढ़ थाना अंतर्गत कोंदी स्टैंड पर 21 जून को जुआ और गेसिंग के वर्चस्व को लेकर सरेराह गोलीबारी हुई थी और इस हिंसक वारदात में पूर्वी बिढ़ना पंचायत के मुखिया राजकुमार यादव के बेटे और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और अब पीड़ित मुखिया परिवार को लगातार धमकियां भी मिल रही है। मुखिया राजकुमार यादव ने बताया कि आरोपी बेखौफ होकर सोशल मीडिया पर अपनी हर दिन की गतिविधि अपडेट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम है। अब आरोपियों द्वारा उन्हें मोबाइल पर WhatsApp के जरिए दोबारा धमकी दी जा रही है। मुखिया ने इस नए घटनाक्रम की लिखित जानकारी स्थानीय थाने को दे दी है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। स्थिति तो सामान्य है। हमारे भाई को गोली मारा गया, हमारे बेटा को गोली मारा गया और दोनों व्यक्ति जो जीवन मौत से लड़ रहा है और जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। कभी WhatsApp कॉलिंग करके हमको धमकी दिया जाता है, कभी Facebook पे वो पोस्ट कर रहा है, क्या क्या डायलॉग दे रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बड़ी खबर आपको भोजपुर से बताते हैं, जहां कोइलवर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चाचा भतीजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। दोनों कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे और इस हमले में चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के पीछे पुरानी जमीन विवाद की रंजिश बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। किडनैप कर रहा था बड़का पापा का लड़का घर कहिया 3-4 महीना। हाँ? 3-4 महीना पहले। अच्छा, फिर मार के लाठी डंडा से मार दिलन से, मार के छोड़ दिलन से। मेरे बड़का पापा का लड़का मारा है सर। क्या नाम है? बहनोई है। क्या नाम है? पिंटू कुमार। कौन है पिंटू कुमार? उसका बड़का पापा का नाम है कांतारा। हाँ। उनका लड़का 4 गो है। कौन कौन? पिंटू कुमार, नीरज कुमार, मनीष कुमार, नीतीश कुमार और उनका बहनोई मुकेश कुमार। ये सभी क्या थे? और उनका सार है। अच्छा। कांतारा के। इतना लोग का मतलब है? इतना लोग का कांड। ये दोनों कल कोर्ट में गवाही देने के लिए गए थे तथा लौटने के क्रम में उक्त स्थान पर जो एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई है, जिसमें इनके चाचा सूरज राय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है तथा दीपक के पैर में गोली लगी है, जो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। बहुत जल्द इस कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर CM सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो निगरानी के अधिकारियों से कहेंगे कि आप अपने इतना बेहतर बनाइए कि दूसरे राज्य के अधिकारी आपके पास आकर पूछे कि आप कैसे काम करते हैं, तभी आपकी पुलिसिंग स्मार्ट पुलिसिंग होगी। अभी आप CBI और ED से सहयोग मांगते हैं, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि CBI ED आपसे मदद मांगे। के टीम को मैं यही कहूंगा कि आप इस तरह के लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ जोड़िए कि दूसरा जितना इस देश में या दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं
वो आपसे सहयोग लेने के लिए बिहार आना शुरू हो जाए, तब समझिएगा कि आपका स्मार्ट पुलिसिंग हो गया, कि आपको ये व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। अभी आप चिट्ठी लिखते हैं कि सीबीआई हमको सपोर्ट करे, ईडी आपको सपोर्ट करे, रॉ आपको सपोर्ट करे। ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए, पूरी तरह बिहार सरकार आपके साथ खड़ा है कि विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस और आर्थिक अपराध ऐसा टीम खड़ा करे कि सीबीआई और ईडी आपसे सपोर्ट मांगना शुरू करे, तब समझिएगा कि आपका विजिलेंस बहुत अच्छे स्तर पर चला गया। भ्रष्टाचार पर सख्त सीएम सम्राट चौधरी ने फिर से बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आज बिहार में भ्रष्टाचार के कारण कई स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। सीएम ने कहा कि कार्रवाई होती रहेगी और भ्रष्टाचारियों के घरों में स्कूल खोले जाएंगे। प्रमंडल स्तर पर निगरानी थाना बनेगा। भ्रष्टाचार पर वार से गरीबों को न्याय मिलेगा। वैसे लोगों के खिलाफ भी हमारे विजिलेंस के लोग, स्पेशल विजिलेंस के लोग और आर्थिक अपराध के लोग सीधा हमला करके कार्रवाई करते रहिए, तभी बिहार बदल सकता है साथ। और आप लोगों ने तो शुरुआत भी किया। मैं विजय जी को याद दिला रहा हूं, विजय बाबू को, नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में स्कूल खोलने का काम किया। ये स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, इसकी चिंता करना है। और जितने भी यहां पर बैठे हैं, लॉ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, इनसे बात कीजिए। हाई कोर्ट का पूरा कोऑर्डिनेशन इनसे लीजिए और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको चिन्हित करके उनके घरों में स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन कई मुद्दे आपने उठाए हैं, गंगवार साहब ने आग्रह किया, मैं जरूर चाहता हूं कि निगरानी के संबंधित मामलों का एवं विभागीय कार्रवाई में उपस्थित गवाहों को, जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको यदि गवाही देने जाना है तो सिर्फ विजिलेंस नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मुख्य सचिव यहां बैठे हैं, डीजी पुलिस बैठे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी बहाली, 5 जुलाई तक जारी होगा भर्ती विज्ञापन। 211 नए डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति होगी। 6 विषयों में करीब 4000 पदों पर बहाली होगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। पीजी, नेट और पीएचडी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जारी करेगा विज्ञापन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। तो रजनीश, अब इंतजार खत्म होने वाला है। बिल्कुल, देखिए शिप्रा, सम्राट सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। और बता दें आपको, बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेज में शीघ्र बहाली होगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है संविदा के आधार पर, उनकी पहले बहाली ली जाएगी। यानी 4000 लगभग पद हैं जिसके एवज में वैकेंसी निकाली जाएगी। बता दें आपको कि विज्ञापन का फॉर्मेट आयोग ने तैयार कर लिया है और अब विशेषज्ञ जो है उनकी कमेटी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करेगी, उनका चयन करेगी। और बता दें साक्षात्कार के आधार पर सिर्फ जो है इसमें बहाली होगी। जबकि राजभवन यानी जो लोक भवन है उसने, माफ कीजिएगा, लोक भवन ने इसको लेकर स्टैट्यूट तैयार कर लिया है। और कुल 100 नंबर का पूर्णांक होगा, जिसमें 88 नंबर का एकेडमिक स्कोर और 12 नंबर का इंटरव्यू होगा। 12 नंबर में 6 नंबर जो है आपको टीचिंग स्किल साबित करने के लिए। तो पहली बार ये नियमावली बनी है कि रेगुलर प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा होगी, जबकि संविदा आधारित जो प्रोफेसर है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर उनकी बहाली होगी। और इसको लेकर कहा जा रहा है 57,700 रुपये बेसिक पे होंगे, जबकि उसके साथ साथ डीए भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लगभग 95,000 के आसपास छात्र शिक्षकों को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, उनको दिए जाएंगे। कुल 6 विषयों में फिलहाल बहाली होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र विषय है जिसमें फिलहाल बहाली होगी। इसके तुरंत बाद 1 महीने के बाद रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर जो विश्वविद्यालयों में, जो कॉलेजों में खाली पद है, उसको लेकर भरे जाएंगे। और उच्च शिक्षा विभाग ने रिक्तियां तैयार करनी शुरू कर दी है। फिलहाल 5 से 6 तारीख को इसी महीने में वैकेंसी आएगी और इसी महीने में कहा जा रहा है अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर हो या अन्य अभ्यर्थी हो, वो पीएचडी नेट क्वालिफाई अगर होंगे, इसके साथ साथ कहा जा रहा है स्नातकोत्तर में उनका जो प्राप्तांक मार्क्स है उसको ऐड किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एबिलिटी दिया गया है और इसके आधार पर अगर डिजर्व करते हैं तो एप्लीकेबल होंगे और उसके आधार पर उनकी बहाली होगी। शिप्रा, ठीक है।
रजनीश, अब कैसे सरकार के इस फैसले को देखा जा रहा है और जो इंटरव्यू के लिए कहा जा रहा है उसके लिए भी कोई तारीख जल्द घोषणा की जाएगी? देखिए, कहा जा रहा है कि इसी महीने में सब कुछ जो है बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, क्योंकि पहला सप्ताह है ये और निश्चित रूप से सम्राट सरकार ने इसको लेकर बैठक की थी और इसके साथ साथ लोक भवन में भी इसको लेकर लगातार बैठकें हुई। एक कमेटी बनाई गई थी विश्वविद्यालय और कुलपतियों के द्वारा और कुलपतियों ने रिपोर्ट कर दी है। जो वाइस चांसलर है उन्होंने रिपोर्ट कर दी, उसके बाद स्टैट्यूट तैयार किया गया है जो एक तरह से नियमावली है और उसके आधार पर वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें जो उम्र को लेकर भी अभ्यर्थी चिंतित थे तो कहीं ना कहीं उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। 43 साल अधिकतम उम्र सीमा की गई है, तो कहीं ना कहीं जो राज्य भर के अभ्यर्थी है उनका इंतजार खत्म होने वाला, शिफ्टा वैकेंसी निकलने वाली। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नामजद डीएसपी राजेश शर्मा का बिहार मद्य निषेध विभाग में तबादला किए जाने पर विभागीय मंत्री मदन सहनी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जब किसी अधिकारी पर इतना गंभीर आरोप हो और मामले की जांच चल रही हो तब ऐसे अधिकारी को इस विभाग में पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तबादला करना सरकार का विशेष अधिकार है और इसलिए वो इस पर अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते। मंत्री के इस बयान के बाद डीएसपी के तबादले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। शीर्ष नेता को लेना है, हम लोग इसमें कैसे कह सकते हैं कि उचित है कि नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में कोई आरोपित है, खास करके इतना बड़ा घटना घटा है, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है कि लोग दुखी है, आक्रोशित है, पूरा देश दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, बिहार के तो सारे नेता गए हैं। उस मामले में तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लोगों को जिस पर इतना बड़ा आरोप है उसको अभी पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। जहानाबाद के नौरू पंचायत अंतर्गत पुनीत बिघा गांव के निवासी और भारतीय सेना के जवान नायक अवधेश प्रसाद का लेह में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। वे भारतीय सेना के आर्टिलरी यूनिट में तैनात थे। ड्यूटी के समय अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हार्ट अटैक आने से उन्होंने अंतिम सांस ली। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पुनीत बिघा पहुंचा। पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीण, परिजन और शुभचिंतकों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हुआ किसे लेह में भी पोस्टिंग गए हुए थे इन्होंने, ILT प्रॉब्लम था तो कभी प्रॉब्लम हुआ होगा, कभी थोड़ा सा 7 तारीख का इनका प्रॉब्लम हुआ। 7 तारीख का प्रॉब्लम होने के बाद इन्होंने आर हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट हो गए। इसके बाद इनको ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान इनका हृदय गति जो ऐसे